आज मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप में और यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आज ये मेरा पहला क्वेश्चन है। इस तरीके के आपको मैं 7 या 8 क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि हमारे पास आज 40 या 50 क्वेश्चन जनरली जितने भी आर्थर उनकी बुक में अगर आप देखेंगे तो सभी बुक में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के 50-60 क्वेश्चन हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को मैंने करीब 7 और 8 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है। और अगर आप ये 7 या 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके करीब 50 या 60 क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आज इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मैंने जिस बुक के बारे में मैंने आपको बताया है उसके आप करीब 12 से 13 तक के क्वेश्चन, यानी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम है आपको तो मेरे नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने के पहले मैं कुछ रूल्स रेगुलेशन आपको बता दूं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। आपको याद होगा आप 11th क्लास में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते थे, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पहले ट्रेडिंग अकाउंट होता था, फिर उसके बाद आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता था। डेबिट साइड आपका एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट साइड इनकम है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, यहां पर आप जिस प्रॉफिट को लेकर गुडविल फाइंड आउट करते हैं वो प्रॉफिट ऐसे एक्सपेंडिचर इनकम को इंक्लूड करके लिया जाना चाहिए जो रिकरिंग नेचर के हों, ऑपरेटिंग नेचर के हों और रेवेन्यू नेचर के हों। अब यदि आपका जो नेट प्रॉफिट है, अगर उसको फाइंड आउट करते समय कोई प्रॉब्लम है या कुछ नॉन रिकरिंग या नॉन ऑपरेटिंग या नॉर्मल इस तरीके के नेचर के किसी एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट या लॉस को आपने इंक्लूड किया है, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं उसको मैं विद एग्जांपल और रूल्स रेगुलेशन के थ्रू यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप सबसे पहली चीज याद रखिए, आप ये आपका क्रेडिट साइड है, इनकम साइड है। सपोज इस इनकम साइड में अगर आपने कोई एबनॉर्मल इनकम या नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम यहां पर प्लस कर दिया है, यहां पर आपने कोई नॉन रिकरिंग नेचर की या एबनॉर्मल इनकम को इसमें प्लस कर दिया है, फॉर द एग्जांपल प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। अगर किसी एसेट को बेचने का प्रॉफिट है तो वो एक एबनॉर्मल इनकम है, नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है। अगर उसको आपने यहां पर इंक्लूड किया है तो आपने चूंकि नेट प्रॉफिट निकालते समय उसको, इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय उसको यहां पर प्लस किया है, तो आपको मालूम है अगर कोई आपने रॉन्ग ट्रांजैक्शन इस तरीके से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया है तो उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आपने चूंकि प्लस किया है तो आप यहां पर उसको लेस करके एबनॉर्मल नॉन रिकरिंग इनकम या कैपिटल नेचर की इनकम जो कि आपने यहां पर इंक्लूड की है क्रेडिट साइड में, प्लस किया है, तो उसको हम यहां पर माइनस करेंगे। यानी उसका रेक्टिफिकेशन इस तरीके से किया जाएगा कि आपने इनकम साइड में उसको अगर प्लस किया है नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम को, तो आप उसको यहां पर माइनस कर देंगे। ठीक उसी तरीके से अगर डेबिट साइड में आपने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर या कोई ऐसा लॉस जो नॉन रिकरिंग नेचर का है, फॉर द एग्जांपल किसी एसेट को परचेज करने की एंट्री आप डेबिट साइड में करते हैं, जबकि आपको मालूम है एसेट परचेज करना एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है जो कि बैलेंस शीट में जाता है, और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आता है। लेकिन अगर आपने कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर फॉर द एग्जांपल एसेट परचेज को डेबिट साइड में लिखा या कोई और एक्सपेंडिचर या लॉस जो कि नॉन रिकरिंग नेचर का है, अगर उसको डेबिट साइड में लिखा है और उसको इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय आपने माइनस किया है, तो इसका मतलब है उसको हम रिवर्स करेंगे, और रिवर्स करके आप उसको एबनॉर्मल लॉस या कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आपने वहां माइनस किया है तो उसका रेक्टिफिकेशन करने के लिए उसको यहां पर ऐड कर देंगे। तो ये दो चीजें आपकी, ये दो रूल्स हो गए आपकी। थर्ड पॉइंट, इसके अलावा कई बार हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय एक और एरर हमारी रहती है, जिस रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को हमें यहां पर डेबिट साइड में लिखना चाहिए नेट प्रॉफिट निकालते समय, ऑपरेटिंग नेचर के जिस एक्सपेंडिचर को हमें माइनस करना चाहिए, अगर हमने उसको यहां पर माइनस नहीं किया है या उसको रिकॉर्ड नहीं किया है, फॉर द एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वर्कर की सैलरी, इस तरीके का कोई एक्सपेंडिचर या डेप्रिसिएशन, ऐसा कोई एक्सपेंडिचर यहां पर माइनस नहीं किया है, या उसको आप रिकॉर्ड करना भूल गए हैं,
या इस नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको एक्सक्लूडिंग है या इंक्लूड नहीं किया गया है, तो आप इस तरीके के एक्सपेंडिचर को, रिकरिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को, अगर वो एक्सक्लूडिंग है, यानी प्रॉफिट निकालते समय उसको यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो उसको आप यहाँ पर माइनस कर देंगे। इसी प्रकार अगर कोई इनकम जो रिकरिंग नेचर की है, ऑपरेटिंग नेचर की है, अगर उसको यहाँ पर इंक्लूड करना चाहिए या आपने इंक्लूड करना भूल रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं किया है, यहाँ पर प्लस करना चाहिए, आपने नहीं किया है, तो उसको यहाँ पर आप प्लस कर देंगे। तो ये जो प्रॉफिट आपका इन सब एरर्स के पहले का जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट है। और ये सभी एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आपका फाइंड आउट होगा, वो प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट होगा। और प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट के बेस पर ही गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। आज मैं यहां पर आपको आज जिस क्वेश्चन को मैंने यहां पर आपको लिया है, उस क्वेश्चन में इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप एक यहाँ पर टेबल बना लीजिए, टेबल क्रिएट कर लीजिए और आपका क्वेश्चन जो गिवन है आपको, जो मैंने अवेलेबल कराया है, उसमें आपका 4 ईयर का प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपका है आपका 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। इसके बाद यहाँ पर ये पर्टिकुलर आपको लिखना हो, लिख लीजिए। यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, आपका नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट फर्स्ट ईयर का आपका 40,000, सेकेंड ईयर का 46,000, थर्ड ईयर का 50,000 एंड फोर्थ ईयर का आपका 57,000। ये आपका फोर्थ ईयर का प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करते समय जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल का वैल्यूएशन इस क्वेश्चन को 2 मेथड से करना है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। मैं आपको कल अपने नेक्स्ट वीडियो में वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करूंगा। आज आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड का ये क्वेश्चन जो है, इसको मैं सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर रहा हूं। इसलिए आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट और उससे रिलेटेड जो आपके वेट नीचे दिए हैं क्वेश्चन में 2, 1, 3, 4, इसको भी आप ध्यान मत दीजिए, इसका संबंध वेटेड एवरेज प्रॉफिट से है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इसमें कुछ एरर्स हैं। इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करते समय कुछ गलतियां की गई हैं, उसको सबसे पहले हम इसको यहाँ पर उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक जो है, ऑन 30 जून 2017 द इंस्टॉलेशन चार्जेस amounted to ₹24,000 has been charged as revenue expenditure. The depreciation rate of 15% per annum on the written down value need to be charged on this asset. देखिए, ये पॉइंट जो मैंने आपको रीड किया है, ये जितने भी आर्थर हैं उनकी सभी आर्थर्स की बुक में जो क्वेश्चन है उसमें ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। इसलिए आप इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको समझ लीजिए। सबसे पहले आपको याद होगा, हम लोग जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के इस एक्सपेंडिचर साइड में हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिखते हैं यहाँ पर, और डेप्रिसिएशन को आप माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन में यह है कि आपने मशीन को एस्टेब्लिश करने पर एक्सपेंडिचर किया है। और आपको याद होगा 11th क्लास में डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जब हम किसी ओल्ड मशीन को परचेज करते थे, तो उसके रिपेयर पर या उसके इंस्टॉलेशन पर जो एक्सपेंडिचर होता था, उसको हम कैपिटल नेचर का मान के एसेट की वैल्यू में ऐड करके उसको बैलेंस शीट में लिखते थे, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे। यानी अगर लार्ज स्केल पर रिपेयर की जाए या मशीन के इंस्टॉलेशन पर कोई चार्ज किया जाए या कोई मशीन परचेज की जाए, और अगर वो तो ये एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, अर्थात उसको कैपिटल नेचर का माना जाता है, इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता, बल्कि उसका डेप्रिसिएशन यहां पर रिकॉर्ड किया जाता है।
इस क्वेश्चन में मिस्टेक ये की गई है कि 30 जून को मशीन के इंस्टॉलेशन पर जो 24,000 का एक्सपेंडिचर किया गया है, उस एक्सपेंडिचर को उसने रेवेन्यू नेचर का माना। इसका मतलब दो एरर है। पहली एरर, यहां पर डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए, डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर, तो डेप्रिसिएशन ना लिख के, यानी डेप्रिसिएशन आपका राइट एक्सपेंडिचर है और उसकी जगह आपने मशीन का जो आपका एक्सपेंसेस है 24,000, ये आपका रॉन्ग है। यानी डेप्रिसिएशन राइट एक्सपेंडिचर है और मशीन के इंस्टॉलेशन का चार्ज एक कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है, जिसको उसने रेवेन्यू नेचर का मान के प्रॉफिट लॉस में लिखा। इसका मतलब है ये गलत है और ये सही है। तो मैंने आपको लास्ट ईयर बताया था, राइट को राइट प्लेस पर रिकॉर्ड करिए और जो रॉन्ग ट्रांजैक्शन है उसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स करने का मतलब, अगर उसने प्लस किया है तो आप माइनस करिए, उसने माइनस किया है तो आप प्लस करिए। इसका मतलब ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो है, इस ट्रांजैक्शन के साथ दो एरर जुड़े हुए हैं। पहला, आपको यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना था 15% पर एनम के हिसाब से, तो डेप्रिसिएशन को भूल गए हैं और उसकी जगह आपने इंस्टॉलेशन चार्ज को रिकॉर्ड किया। इसका मतलब इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है और डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का। तो अभी मैंने जो रूल्स आपको यहां लिखवाए थे उसके अकॉर्डिंग आपका जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम प्लस कर देंगे। तो नंबर फर्स्ट आपका मशीन एक्सपेंसेस, आपका ये कौन सी ईयर में किया, आपका ईयर में किया गया है 30 जून 2017। याद रखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल के स्टार्ट हो रहे हैं और 31 मार्च पे एंड हो रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर 30 जून 2017 को किया गया। तो 30 जून 2017 इस फाइनेंशियल ईयर में, थर्ड फाइनेंशियल ईयर में आएगा, 31 मार्च 17 के बाद और 31 मार्च 18 के पहले। तो आप यहां पर सबसे पहले 24,000 को उसने माइनस किया था, मैं उसको उठा के यहां पर प्लस कर देता हूं। तो ये पहली एरर सॉल्व हुई। उसके अलावा अब चूंकि ये एक्सपेंडिचर यहां किया गया है तो इस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए। तो आप एक चीज चेक करिएगा, चूंकि ये एक्सपेंडिचर 30 जून 2017 को किया गया है, तो 30 जून तो आपका कंप्लीट हो चुका है, तो 30 जून के बाद से लेके 2018 तक, यानी 30 जून 17 से 31 मार्च 18 तक आपके 9 मंथ होते हैं। तो 24,000 पर अगर हम 24,000 पर 15% की रेट से 9 मंथ का एक्सपेंडिचर चार्ज करें, आपका डेप्रिसिएशन चार्ज करें, तो वो डेप्रिसिएशन आपका 2700 होगा। तो डेप्रिसिएशन आपका एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, उसको हम यहां पर माइनस कर देते हैं। तो सेकंड आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपका 2700 और डेप्रिसिएशन यहां भी चार्ज किया जाएगा, लेकिन चूंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में मशीन की वैल्यू 24,000, इस साल का डेप्रिसिएशन 2700, तो आपका 21,300 रिटन डाउन वैल्यू बचेगी यहां पर नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर में यहां तक आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं 31 मार्च 2018 तक, तो 31 मार्च 2018 से 31 मार्च 2019 तक 1 ईयर पर, चूंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, तो पहले साल 24,000 पर आपने 15% की रेट से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगाया। इसके बाद यहां पर आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा वो आपका 15% की रेट से आपका जो डेप्रिसिएशन होगा 3195, यहां पर आप 3195, ये आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है। अगर इसके बाद और भी फाइनेंशियल ईयर होते तो इसमें से ये डेप्रिसिएशन माइनस करके फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन आप निकाल लेते। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स इस चैप्टर का है, इसको याद रखिएगा। अगर किसी लार्ज स्केल पर होने वाली रिपेयर या किसी मशीन के इंस्टॉलेशन का कोई चार्जेस, या फिर उसको आपका ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस, अगर इस तरीके का कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर अगर किसी मशीन या किसी एसेट से रिलेटेड है, तो और अगर उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको रेवेन्यू नेचर का माना गया है, तो इसका मतलब यह है कि जिस एक्सपेंडिचर को यहाँ चार्ज किया गया है
वो एक कैपिटल नेचर का है, एक रॉन्ग एक्सपेंडिचर है जो इसको इंक्लूड किया गया, तो उसको रिवर्स करके उसको हम प्लस कर देंगे, क्योंकि उसको नेट प्रॉफिट निकाल हमने माइनस किया था, उसको प्लस कर देंगे। और उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का, तो उसकी एंट्री इस तरीके से की जाएगी। सेकंड जो मैंने आपके क्वेश्चन में नोट कराया था वो है स्टॉक। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मैं आपको बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया कि हमारे यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है उसके लिए हम सबसे पहले, आपको याद होगा यहाँ पर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं और ये हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक है, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब सपोज दैट क्लोजिंग स्टॉक में एक एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए इसमें लिखा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आपका 1000 से ओवर वैल्यूड है। सपोज आपका क्लोजिंग स्टॉक 25,000, ये मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। अगर क्लोजिंग स्टॉक 25,000 है और अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन 25,000 की जगह 26,000 कर दिया, मतलब गलत कर दिया, आपने 1000 ज्यादा लिख दिया, ओवर वैल्यूएशन हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर क्रेडिट साइड के ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किसी भी वजह से ज्यादा होगा तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जब हम क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का टोटल भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और जब ये ज्यादा वाला ग्रॉस प्रॉफिट हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, जिसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। बाय द वे, अगर आपका यहाँ का टोटल 25,000 है, यहाँ का टोटल आपका 10,000 होता तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 15,000 आएगा। लेकिन अगर आप 25,000 की जगह 26,000 लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो 16,000 आएगा। तो आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा आएगा तो उसका इंपैक्ट ये होगा कि नेट प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यदि याद रखिएगा अभी से, क्रेडिट साइड में कोई भी फाइनेंशियल आइटम का अगर आप ओवर वैल्यूएशन करते हैं, ज्यादा वैल्यूएशन करते हैं, तो उसका इंपैक्ट, अगर यहां कोई चीज ज्यादा है तो उसका मतलब आपका नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यहां पर कोई चीज आपने अंडर वैल्यूड की है तो उसका मतलब नेट प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। यानी यहां पर ओवर वैल्यूड है तो नेट प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, अंडर वैल्यूड है तो नेट प्रॉफिट भी कम होगा। लेकिन डेबिट साइड में उसका इंपैक्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है। यहां कोई चीज ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और उसका इंपैक्ट ये होगा कि नेट प्रॉफिट भी कम होगा। और अगर कोई चीज अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब ये है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। तो आपके क्वेश्चन में ये है सेकंड पॉइंट में कि आपने 31 मार्च 2016 यानी इस फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में क्लोजिंग स्टॉक का 1000 से ज्यादा वैल्यूएशन किया है। इसका इंपैक्ट ये होगा कि क्लोजिंग स्टॉक का टोटल ज्यादा मींस ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा, ग्रॉस प्रॉफिट के ज्यादा होने का सीधा इंपैक्ट ये होगा कि नेट प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम उसको 1000 जो है आपका, इसकी वजह से आपका नेट प्रॉफिट 1000 से ज्यादा है तो उसको हम यहां पर एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक, एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक आपका 1000 उसमें ज्यादा हो गया तो मैं यहां पर उसको माइनस कर दे रहा हूं। लेकिन इसका एक दूसरा इंपैक्ट ये होता है, आपको मालूम है आपने 11 में पढ़ा है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। यानी आज इस फाइनेंशियल ईयर का 2016 का क्लोजिंग स्टॉक 2017 का ओपनिंग स्टॉक होगा। और अगर 2016 में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट ये होगा कि 2017 का ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ग्रॉस प्रॉफिट कम होने का मतलब है आपका नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब यहां पर ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड है, तो ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। ओवर वैल्यूड होने के कारण ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम होने से नेट प्रॉफिट कम आएगा। तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम 1000 को यहां पर प्लस कर देते हैं, तो इसका इंपैक्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट आपका है थर्ड पॉइंट, to cover management cost annual charges of 2000 should be made for the purpose of goodwill valuation।
आपका कुछ, मैंने जैसे भी आपको डिस्कस किया था यहाँ पे, कई बार हम रेकरिंग नेचर के कुछ एक्सपेंडिचर जो हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गई, डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स हो गए, ये एक ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंडिचर लॉस है जो कि बिजनेस को ऑपरेट करते समय हमेशा होते रहते हैं। अगर इस नेचर के एक्सपेंडिचर, ये रेवेन्यू नेचर के हैं, ऑपरेटिंग नेचर के हैं, इसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अगर इसको रिकॉर्ड नहीं किया है तो मैंने आपको जो रूल्स अभी बताए उसके अकॉर्डिंग रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है और नेट प्रॉफिट निकाल में उसको माइनस किया जाता है। अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है तो मैं उसको यहाँ रिकॉर्ड करता हूँ, तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक्सपेंस, और इसमें लिखा पर ईयर का है, ये पर ईयर यानी किसी स्पेसिफिक ईयर से रिलेटेड नहीं है, एवरी ईयर है। तो आपका ये पर ईयर का एक्सपेंडिचर जो है 2000 है, इसको हम पर ईयर में 2000 पूरे 4th ईयर में इसको हम माइनस कर देते हैं क्योंकि रिकरिंग नेचर का है और आपको मैंने रूल्स बताया है रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। ये हो गया। लास्ट आपका ये चीज बड़े ध्यान से देखिएगा, 4th रूल्स, बैड डेट्स रिटन ऑफ during the year ending 31st March 2018 amounted to ₹8,000। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको आपको बड़े ही अलर्ट होकर समझना चाहिए। पहली बात, बैड डेट्स एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है और इसमें लिखा है इस एक्सपेंडिचर को 2018 के प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते समय रिटर्न ऑफ कर लिया गया है, रिकॉर्ड कर लिया गया है। इसका मतलब है एक रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर हमने नेट प्रॉफिट निकालते समय रिकॉर्ड कर लिया है। अगर रिकॉर्ड कर लिया है तो इस एडजस्टमेंट का कोई एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर बैड डेबिट्स को हमने 2018 के प्रॉफिट में रिकॉर्ड ना किया गया होता या भूल गए होते रिकॉर्ड करना तो उसको रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर मान के यहाँ रिकॉर्ड कर देते। लेकिन चूंकि क्वेश्चन में आपके लिखा है बैड डेट्स रिटर्न यानी ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर में उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो जो रिकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर अगर उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया तो उसको हम माइनस करेंगे। रिकरिंग नेचर की इनकम को अगर रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको प्लस करेंगे। लेकिन अगर रिकरिंग नेचर की इनकम और एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते समय रिकॉर्ड कर लिया है तो उस ट्रांजैक्शन को हम कुछ भी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही रिकॉर्ड है। लास्ट पॉइंट आपका लिखा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस हैज नॉट बीन कैरी फॉरवर्ड to next year amounting to ₹3,000 for the year ending 31st March 2017। इस रूल्स को आप बड़े आराम से देखिएगा, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। सपोज आपका ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट बाय द वे आपका 31st मार्च 2017 का है, 31st मार्च 2017 का है। यहां पर आप इंश्योरेंस लिखते हैं। अब इंश्योरेंस आपका 8,000 है, इसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस सपोज दैट आपका 3,000 है, इसका मतलब 5,000 ये होगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मींस वो एक्सपेंडिचर जो पे तो इस साल किए जाते हैं लेकिन उसका संबंध जो है नेक्स्ट ईयर से होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे इंश्योरेंस प्रीमियम 8,000 जो हमने इस साल पे किया है उसमें 3,000 का रिलेशन इस साल से नहीं है बल्कि नेक्स्ट ईयर से है। और आपने प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री नहीं की। अगर आप प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि आप उसको यहां पर 8,000 रिकॉर्ड करते हैं जबकि आपको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए 5,000। इसका मतलब ये है कि प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 में से 5,000 17 के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा और 3,000 आपका नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को रिकॉर्ड नहीं किया है, आप कैसे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस 8,000 है, इंश्योरेंस आपका 8,000 है, प्रीपेड इंश्योरेंस में 3,000 है, इसका मतलब करंट ईयर का प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 5,000 आएगा और 3,000 आपका नेक्स्ट ईयर में जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करते प्रीपेड को, इसका मतलब आपने 5,000 की जगह 8,000 रिकॉर्ड किया है। इसका मतलब आपका एक्सपेंडिचर, आपने जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है आपको 5,000 की जगह आपने 8,000 रिकॉर्ड किया। इसका मतलब आपने 3,000 डेबिट साइड में एक्स्ट्रा माइनस कर दिया है। आपको सिर्फ 5,000 रिकॉर्ड करना। अगर मैं प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड करूंगा तो यहां पर 5,000 की एंट्री होगी और अगर मैं प्रीपेड इंश्योरेंस रिकॉर्ड नहीं करूंगा तो यहां पर 8,000 की एंट्री होगी। तो 8,000 गलत है, 5,000 सही अगर रिकॉर्ड करते हैं तो आपने प्रीपेड इंश्योरेंस को रिकॉर्ड नहीं किया मतलब आपने 8,000 लिखा, मतलब आपका 3,000 से डेबिट साइड का एक्सपेंडिचर ज्यादा है।
तो जब डेबिट साइड में आपका एक्सपेंडिचर ओवर वैल्यूड है, ज्यादा लिखा गया है, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप उसको क्या करेंगे, आपने उसको माइनस किया है, ज्यादा माइनस कर दिया है, आपको 5000 माइनस करना था, आपने माइनस किया है कितना 8000, इसका मतलब 3000 आपने ज्यादा माइनस कर दिया है, इसका मतलब उसको आपको 3000 को प्लस करना पड़ेगा। तो ये आपके ईयर जो है 2017 से रिलेटेड है, तो 2017 में मैं यहां पर 3000 प्लस करूंगा, और इसका मतलब ये है कि आपने पूरे 8000 यहां लिख दिए, यानी इसके दो इंपैक्ट होगी। पहली गलती आपकी होगी कि आपको इस साल 5000 लिखना था और नेक्स्ट ईयर में आपने 3000 लिखना था, जबकि आपने इसी साल 5000 लिख दिया। तो जो 3000 है वो चूंकि नेक्स्ट ईयर में जाना चाहिए, उसको आपने नेक्स्ट ईयर में नहीं ले गए हैं, तो जब हम नेक्स्ट ईयर में उसको प्रीपेड को लिखेंगे, तो आपका प्रीपेड एक्सपेंडिचर को जब हम नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, तो आपका वो एक्सपेंडिचर यहां पर जब जाएगा तो 3000 यहां माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपके टोटल 8000 में से, टोटल 8000 में से 5000 इस साल का है और 3000 नेक्स्ट ईयर का है, और आपने पूरा 8000 इसी करंट ईयर में लिख दिया है। इसलिए मैं इस साल जो एक्स्ट्रा आपने माइनस किया था उसको मैंने प्लस किया, और जो नेक्स्ट ईयर में आपको माइनस करना था और आपने नहीं किया, तो मैंने उसको यहां पर उठा के माइनस कर दिया। ये आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन के अलावा मैं कुछ ऐसे रूल्स इजीली वाले आपको बता देता हूं जो मैंने इस क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किए हैं, जो कि मैंने इसके पहले भी आपको बताए हैं। एबनॉर्मल किसी एसेट को बेचने का प्रॉफिट एक नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, उसको अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में प्लस किया है तो आप उसको माइनस कर दीजिए। किसी नॉन रिकरिंग नेचर की एबनॉर्मल लॉस आपने डेबिट साइड में लिख दिया है, तो उसको आपने माइनस किया है तो आप उसको प्लस कर देंगे। ठीक इसी प्रकार डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो रिसीव्ड होता है, या डिविडेंड रिसीव्ड होता है, या आपको इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम रिसीव्ड होता है, तो उस इनकम को अगर आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम रिसीव्ड हो, या डिविडेंड रिसीव्ड हो, या आपका इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, ये आपकी नॉन रिकरिंग या नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। तो अगर इसको उसने नेट प्रॉफिट निकालते में प्लस किया है, तो आप इसको क्या करिए, माइनस करिए। तो ये मॉडल आपको बता दिया, अगर किसी क्वेश्चन में आए तो आप उसका ट्रीटमेंट इस तरीके से कर दीजिएगा। अब इसके बाद आपका ये मैं प्रॉफिट फाइंड आउट करता हूं। आपका ये जो प्रॉफिट है, इसको 5th नंबर का पॉइंट यहां पर आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम। अब आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा, फर्स्ट ईयर का यहाँ 37,000, सेकेंड ईयर का 48,000, थर्ड ईयर का 66,300 और फोर्थ ईयर का 51,805। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, ये आपका प्रॉफिट है। इसके बेस पर अब हम आपको एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का 37,000, सेकेंड ईयर का 48,000, थर्ड ईयर का 66,300, इसका 51,805 डिवाइडेड बाई आपका 4, तो आपका एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा 50,725, ये हो जाएगा। अब गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएट करने का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपका गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपका है 50,776.25 इनटू आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो है आपका 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल जो होगी आपकी वो आपकी 1,52,328.75 या 1,52,329 की गुडविल होगी। ये आपकी गुडविल होगी। आपका कोई कैलकुलेशन अगर कहीं आप चेक कर लीजिएगा एक बार उसको, और कल से मैं आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कराऊंगा। इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या अगर इसको, तो आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, या आप मैसेज बॉक्स में जाकर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट कल।